फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 4th लेसन, विश्व का इतिहास। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लौह उद्योग कि भाई कृषि के बाद, वस्त्र के बाद में लौह उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा। तो लौह उद्योग में भी काफी सारे परिवर्तन हुए। अब लोहे को पिघलाने के लिए, उसको अच्छा रूप देने के लिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर कैसे पिघलाया जा रहा है लोहो को, ठीक है ना। पहले तो उसको पीट पीट कर पिघलाया जाता था, ठीक है ना। अब ये सारी ऐसी ये रोलिंग मशीन है जिसके द्वारा क्या उसको पूरा सपाट किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, ठीक है ना। ये ऐसी रोलिंग मशीनें हैं। तो इन सब का आविष्कार जो है वह किसके द्वारा हुआ, क्या किसके माध्यम से हुआ था? औद्योगिक क्रांति के माध्यम से, नए आविष्कार के माध्यम से। तो लौह उद्योग में जो जो परिवर्तन हुए, जो जो आविष्कार हुए, वो आपको याद रखना है। तो इसमें लौह उद्योग में सबसे पहला जो आविष्कार याद रखोगे वो याद रखोगे आप 1709 में अब्राहम डर्बी। कौन है आविष्कारक? अब्राहम डर्बी। अब्राहम डर्बी प्रथम जो था, अब्राहम डर्बी जो था, इसके द्वारा किसका आविष्कार हुआ? धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? धमन भट्टी का आविष्कार किया गया अब्राहम डर्बी प्रथम के द्वारा। इससे क्या होता, इसमें क्या होता था? पत्थर के कोयले का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? पत्थर के कोयले का प्रयोग किया जाता था। पत्थर का कोयला मजबूत होता था, तो पत्थर कोयले का प्रयोग, और पत्थर कोयले के प्रयोग के साथ साथ में इसका जो महत्वपूर्ण जो कार्य था इस धमन भट्टी का, वो क्या होता था? लौह अयस्क को पिघलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता था। लौह अयस्क को पिघलाने के लिए ये भट्टी काम आती थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा जो आविष्कार याद रखना आपको, अब्राहम डर्बी द्वितीय का याद रखना है, ठीक है ना। उसका टाइम पीरियड याद रखना आपको 1711 से, ठीक है ना। 1711 से लेकर 1768 तक का उसका टाइम पीरियड है। कौन है आविष्कारक का नाम याद रखना आपको? कौन है? अब्राहम डर्बी द्वितीय। अब्राहम डर्बी द्वितीय, ठीक है ना। अब्राहम डर्बी द्वितीय या डर्बी द्वितीय भी लिखा हुआ है, दोनों सेम है आपके। इसके द्वारा क्या हुआ? ढलवा लोहे से पिटवा लोहा, लोहे के जो प्रकार है उसका विकास हुआ। पहले ढलवा लोहा प्रयोग किया जाता था, तो ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का प्रयोग या विकास। ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास। ठीक है। नेक्स्ट अपन याद करेंगे तीसरा आविष्कार। अब्राहम डर्बी प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है 1740 से टाइम पीरियड 1823 तक। 1740 से 1823 हेनरी कॉट। कौन था? 1740 से 1823 तक जो आविष्कारक है वो कौन है? हेनरी कॉट। अब हेनरी कॉट के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो हेनरी कॉट के द्वारा इस्पात बनाने की एक प्रक्रिया बनाई गई जिसको बेसिमर प्रणाली कहा जाता है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया, सॉरी, हेनरी कॉट ने इस्पात बनाने की प्रक्रिया, यानी जो मशीनों के निर्माण के लिए जो इस्पात प्रयोग हो रहा है उसको बनाने की जो प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया है, आलोडन भट्टी के माध्यम से। क्या ध्यान रखना आपको? सॉरी, इस्पात बनाने वाले इसके द्वारा नहीं थी, इसके द्वारा आलोडन भट्टी का आविष्कार किया गया था। हेनरी कॉट के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? आलोडन भट्टी का आविष्कार किया गया था। हेनरी कॉट के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? आलोडन भट्टी का। आलोडन भट्टी का प्रयोग भी किसके लिए होता था? सेम ही याद रखना, इसमें आलोडन भट्टी से भी पिघलाने का काम होता था, ठीक है ना। किसको? लोहे को पिघलाकर शुद्ध किया जाता था। लोहा पिघलाकर शुद्ध किया जाता था। इससे वो बेलन मिल का है, ये रोलिंग मिल जो होती है ना, रोलिंग मिल, वो इसी के द्वारा इसका आविष्कार किया था। ये वह
रोलर मिल जो है या बेलन मिल जिसको कहते हैं, रोलन या बेलन, रोलिंग जो होती है ना बेलन की तरह जो होती है, रोल होती है, तो इसका आविष्कार भी किसके द्वारा किया गया था? हेनरी कोट के द्वारा किया गया था। अब अगला जिसमें मेरे को कंफ्यूजन था, बेसेमर इसमें बता दिया था, उसका याद रखना है, ठीक है। फोर्थ जो आविष्कार किया गया था वो कौन था? हेनरी बेसेमर के द्वारा। हेनरी बेसेमर में क्या है, इसने एक इस्पात बनाने की प्रक्रिया बनाई, इस्पात बनाने की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को इसके नाम पर ही क्या नाम रखा गया? बेसेमर प्रक्रिया कहा गया। बेसेमर प्रक्रिया कहा गया, ठीक है। तो हेनरी बेसेमर ने किसका निर्माण किया था? इस्पात बनाने की प्रक्रिया का, जिसमें क्या होता था, ढलवा लोहे को पिटवा में नहीं बदलना पड़ता था, ढलवा लोहे से ही डायरेक्ट इस्पात का निर्माण हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, जो इसका अंतिम हम कह सकते हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या था? अच्छा, 4 हो गए ना। अब्राहम डर्बी प्रथम हो गया, धवन भट्टी का आविष्कार, अब्राहम डर्बी द्वितीय हो गया, ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास, हेनरी कोट के द्वारा आलोडन भट्टी का निर्माण और रोलिंग या फिर बेलन मिल का निर्माण, और हेनरी बेसेमर हो गया इस्पात बनाने की प्रक्रिया। तो ये सारे जो परिवर्तन हुए, जो आविष्कार हुए, वह किसके कारण हुए थे? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए थे। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं परिवहन उद्योग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्पादन अधिक हो गया तो उसके उत्पादन के लिए माल को मंगवाना है, और जो उत्पादित माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो ऐसे में किसका आविष्कार हुआ? परिवहन के जो साधन है, चाहे वह यातायात के साधन हो, संचार के साधन हो, उन सब में कभी आविष्कार। संचार के साधन अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। परिवहन के साधनों में किसका आविष्कार हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो परिवहन के साधनों में सबसे पहले हम याद रखेंगे 1761 में जेम्स ब्रिदली। कौन था? जेम्स ब्रिदली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना, अच्छे से याद रखोगे। जेम्स ब्रिदली, जेम्स ब्रिदली के द्वारा किसका आविष्कार हुआ था? वर्सली कैनाल। कैनाल नाम पता चल रहा है, नहर, ठीक है ना, वर्सली कैनाल। यहाँ 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्सली कैनाल का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था? तो वर्सली कैनाल का आविष्कार जेम्स ब्रिदली के द्वारा, और कब किया गया था? 1761 ईस्वी में किया गया था। ये जो नहर थी, ये इंग्लैंड में बनने वाली पहली नहर थी, ठीक है ना, इंग्लैंड में बनने वाली पहली नहर थी, जो पहले इंग्लैंड में बनी थी, पहली नहर थी वर्सली कैनाल, ठीक है ना। इससे क्या हुआ? इस नहर के निर्माण से क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए जो खर्चा लगता था, माल को ढोने का जो खर्चा लगता था, वह कम हो गया। नहरों के माध्यम से जाने के कारण माल ढोने का खर्चा कम हो गया। ओके, इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं कि केवल इसके द्वारा ही नहर का निर्माण नहीं हुआ। इसके बाद का जो एक काल था वो पूरी तरह से नहरोन्माद का काल कहलाता है, जो कि 1788 से 1796 का जो टाइम पीरियड है, इसको क्या कहा जाता है? नहरोन्माद। मतलब अधिक से अधिक मात्रा में नहरों का निर्माण किया गया, जिससे एक क्षेत्र से दूसरे जगह के बीच की जो दूरी थी, उस दूरी को कम कर दिया गया था। ओके, कम समय में आप अधिक दूरी तय कर सकते थे। नेक्स्ट अगर आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है 1869। मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन में 1869 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर था। कौन था? फर्दिनांद द लेसेप। फर्दिनांद द लेसेप, ठीक है ना। फर्दिनांद जो लेसेप जो था, इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वेज नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेसेप के द्वारा स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया था। अब इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट और क्या बनता है कि स्वेज नहर जो है वह किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वह 2 महासागरों को जोड़ती है। किस किस को? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। भूमध्य सागर व लाल सागर।
भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? 1869 में फर्दिनांद द लेसेप के द्वारा करवाया गया था। अब इससे क्या हुआ? इस नहर के निर्माण से यूरोप और भारत के बीच की दूरी जो थी वह कम हो गई। यूरोप व भारत के बीच की दूरी कम हो गई, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए ब्रिटेन का सबसे जो पैसे वाला कह सकते हैं उसका जो कमऊ उपनिवेश था, कमऊ बेटा जो था, कमऊ उपनिवेश जो था वह कौन सा था? भारत ही था। यहीं से उसको सर्वाधिक मात्रा में इनकम प्राप्त होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ के बीच की जो दूरी थी वह क्या हो गई? कम हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन में भी स्टार लगा देती हूँ मैं, अच्छे से याद रखोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपको 4th नंबर पे याद रखना है रॉबर्ट फुल्टन। किसका याद रखोगे? रॉबर्ट फुल्टन। 1807 में रॉबर्ट फुल्टन, इसने किसका निर्माण किया? नौका का। जब नहरें बन गई है तो एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर जाना है तो नावें वगैरह बनानी पड़ेगी, तो प्रथम वाष्प चालित नौका का निर्माण किया गया इसके द्वारा, यानी हाथ से चलाने की आवश्यकता नहीं, जिसको वाष्प चालित नौका का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा, ठीक है। याद आ जाएगा आपको कि जो नहरों का निर्माण हुआ वहां पर जाने के लिए नावों के निर्माण की आवश्यकता हुई, भाई यहाँ आवश्यकता थी, इसकी आवश्यकता साथ में ये आवश्यकता हुई, तो इस नौका का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो कि प्रथम वाष्पचलित नौका थी। इसके बाद में आपको याद रखनी है 1814 के 1814 में आविष्कारक का नाम क्या याद रखोगे? 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस। क्या नाम याद रखोगे? जॉर्ज स्टीफेंस, ये आविष्कारक हैं। अब जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? रॉकेट का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? रॉकेट का आविष्कार किया गया 1814 में। किसके द्वारा? जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा। और लास्ट आपको ध्यान रखना है रेलगाड़ियों का निर्माण हुआ 1830 ईस्वी में। पहली जो रेलगाड़ी बनाई गई थी कब बनाई गई थी? 1830 ईस्वी में, ठीक है ना, जो कि मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चलती थी। तो ये सारा परिवर्तन किस उद्योग में हुआ? परिवहन के क्षेत्र में परिवहन उद्योग में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं संचार के साधन। अब संचार के साधन में आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि संचार के क्षेत्र में दिख रहा है आपको यहाँ पर टेलीफोन दिख रहे हैं। ये प्रारंभिक समय के पुराने जमाने के टेलीफोन है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाने के लिए। अगर आप लोगों ने बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी अगर देखी हो, कुछ कलर मूवी में भी आपको ऐसे दिख जाएंगे वैसे फोन, ठीक है ना, उस समय में ऐसे पुराने फोन का आविष्कार जब हुआ था, शुरुआत का जो पहले फोन बनते थे उनका आविष्कार जो हुआ था, ये भी कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। तो संचार के साधन में आपको सिर्फ 2 चीजें जो है, वो 2 आविष्कार जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। 2 आविष्कार में सबसे पहला तो आपको याद रखना है सैमुअल मॉर्स। पहला नाम याद क्या रखोगे? सैमुअल मॉर्स। सैमुअल मॉर्स जो वैज्ञानिक था, इसके द्वारा तार यंत्र का आविष्कार किया गया। कब? 1844 ईस्वी में, 1844 में तार यंत्र का आविष्कार किया गया। तार यंत्र यानी कम समय में संदेश पहुंच जाता है जिससे द्वारा। दूसरा जो आपको नाम याद रखना है वो है ग्राहम बेल। नाम सुना हुआ होगा वैसे आप लोगों के, ग्राहम बेल। वो टेलीफोन दिख रहा है आपको, टेलीफोन का आविष्कार करने वाला कौन था? ग्राहम बेल ही था। कब किया आविष्कार? 1876 ईस्वी में। ओके, टेलीफोन का आविष्कार। इससे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य जो था वो बहुत ज्यादा सरल हो गया था। यानी इसने तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो एक पूरी दुनिया में नई क्रांति ला दी थी। औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य थी कि अगर आप अब आज जैसे हम इसके हैबिचुअल हो गए हैं, ठीक है ना, अब हमें इतनी चीज़ नहीं लगती है। बाकी अगर पुराने से जिसमें ये आवश्यकता नहीं थी, जिसमें ये चीज़ें नहीं बनी थी, तो जब बनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी क्रांति की। भाई हम यहाँ भारत में बैठे हैं और इंग्लैंड में बैठे व्यक्ति से भी हम बात कर रहे हैं,
तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी कि इतना विकास हो गया, हमारे इतने आविष्कार हो गए हैं कि भारत में बैठे वाला व्यक्ति जो है अपनी सूचना जो है वह इंग्लैंड में बैठे व्यक्ति को भी दे सकता है। तो ये एक तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति जिसने पूरी दुनिया में परिवर्तन ला दिया, वह थी संचार के साधनों में परिवर्तन या क्रांति जो आविष्कार हुए थे। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस टॉपिक में, औद्योगिक क्रांति। इस लेसन में औद्योगिक क्रांति पढ़ना, इसका लास्ट टॉपिक बच गया हमारे पास में औद्योगिक क्रांति के परिणाम। परिणाम आपको साथ में पूछेंगे, या तो पर्टिकुलर आर्थिक परिणाम पूछ लिए, या राजनीतिक पूछ लिए, या सामाजिक या वैचारिक, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी का नाम देके पूछेंगे आपको कि औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम निकले। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्थिक परिणाम। अब हर क्षेत्र में कोई भी परिणाम होता है तो कुछ तो पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा कि हमने देखा आर्थिक परिणाम, हमने देखा कि अब कम श्रम की आवश्यकता होने लगी, कम श्रम में अधिक उत्पादन होने लग गया, ठीक है ना। ये चीज़ तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन इससे दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि लोगों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई। क्योंकि पहले 10 लोग काम में लगे हुए थे, ठीक है ना, अब केवल 1 या 2 लोग उस मशीन को ऑपरेट करने कार्य करें, बाकी 8 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। यानी अगर देखा जाए तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा शोचनीय हो गई। अब मशीनों का प्रभाव बढ़ने के कारण क्या हुआ, मशीनों से कम समय में जल्दी उत्पादन हो रहा है। ऐसे में जो कुटीर उद्योग धंधे थे भारत के, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जो हाथों से बनाए जाते थे, घरों में छोटे छोटे स्तर पर बनाए जाते थे, वो पूरी तरह से क्या हो गए, चौपट हो गए। अब उनके पास न तो इतना पैसा है कि वह बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सके, ठीक है ना, न वो इतने पढ़े लिखे हैं कि वह किसी दूसरे कार्य को, मशीन को ऑपरेट करने का कार्य कर सकते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ के जो परंपरागत कुटीर उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, नष्ट हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं, एक तो यहाँ पर क्या हुआ कि आर्थिक परिणाम में क्या हुआ, कम श्रम व कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा। अधिक उत्पादन होने लगा। लेकिन दूसरा अगर हम इसका नकारात्मक प्रभाव देखें तो क्या हो गया, बेरोजगारी, लोगों में बेरोजगारी व्याप्त हो गई। बेरोजगारी बढ़ने लगी। और दूसरा, लघु व कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। लघु व कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, ठीक है ना। ये तो गया आर्थिक स्तर। दूसरा आता है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम क्या, अब लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी, शिक्षित होने लगे, तो मध्यम वर्ग का विकास होने लगा, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब लोग क्या है, एकजुट होकर संगठन बनाने लगे, संगठनों का निर्माण होने लगा। जैसे कारखाने में सारे मजदूर है, तो मजदूर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या हो गया, एकजुट होंगे, तो उनके संगठन बनने लगे। निर्माण होने के बाद क्या, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही तो वो क्या करने लगे, आंदोलन होने लगे। अगर उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वेतन कम दिया जा रहा है, काम अधिक किया जा रहा है, तो वो लोग क्या करने लगे, आंदोलन होने लगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उसका राजनीतिक परिणाम। नेक्स्ट अगर हम देखें सामाजिक परिणाम में, तो सामाजिक परिणाम में प्रमुख परिणाम क्या निकला कि समाज में जो है संयुक्त परिवार प्रथा जो थी वह समाप्त हो गई। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई, क्योंकि लोग जो है गांवों से शहरों की ओर जाने लगे, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। ऐसे में अब पूरे परिवार को तो साथ लेकर जाने में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ, परिवार जो थे वह बिखरने लगे, टूटने लगे, एकीकृत होने लगे, एकल परिवार को बढ़ावा मिलने लगा। संस्कृति जो थी, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, वह संस्कृति में गिरावट आने लगी। अब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा, संस्कृति में गिरावट आने लगी। जो हमारे आदर्श थे, जो मूल्य थे, वो गिरने लगे, संस्कृति में गिरावट आने लगी। मतलब अब व्यक्ति के लिए परिवार की जगह ज्यादा महत्व क्या रखने लग गया, पैसा, ठीक है ना। उसको पैसा कमाना है, रोजगार प्राप्त करना है, अधिक से अधिक मात्रा में पैसा कमाना है। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि लोग जो थे वो अधिक से अधिक मात्रा में पैसा कमाने के लिए शहरों में जाने लगे। अब शहरीकरण होने लगा, जब शहरों में आने लगे तो उससे क्या होने लगा, शहरों में छोटी छोटी गंदी बस्तियां बसने लगी, क्योंकि
बड़े क्षेत्र में ज्यादा पैसा देना पड़ता था, तो वह क्या होते थे, छोटी छोटी गलियों में, चौलों में, एक कॉलोनियों में रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जो कि बहुत ही गंदी होती थी, जिससे पर्यावरण दूषित होता था। तो शहरों में गंदी बस्तियां बसने लगी, शहरों में गंदी बस्तियां बसने लगी। ओके, समझ में आ रहा है? ये आप लोग लिख सकते हो मन से, बिल्कुल इजी है। लास्ट वाला आता है वैचारिक परिणाम। वैचारिक परिणाम मतलब विचारों से संबंधित। इसमें क्या हुआ कि आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया और समाजवाद का उदय हुआ, यानी आर्थिक व सामाजिक उदारवाद का उदय हुआ। उदारवाद का उदय। अब आर्थिक और सामाजिक उदारवाद का मतलब क्या आता है, किसी के प्रति अच्छी नीति अपनाना, उसमें स्वतंत्रता देना। तो आर्थिक में उद्योगों से संबंधित जो नीतियां थी, जो नियम कानून थे, उनमें ढिलाई बरतनी पड़ी। सामाजिक उदारवाद, समाज में जो वर्ग कार्य कर रहा है उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए उनमें कुछ ढिलाई बरतनी रखी। लोगों ने एकजुट होकर उसके लिए आंदोलन करने लगे, तो सरकार के द्वारा भी उनमें कुछ नियमों को थोड़ा सरल बनाना पड़ा। तो आर्थिक और सामाजिक उदारवाद भी जो है वो औद्योगिक क्रांति के प्रमुख परिणामों के अंतर्गत आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है औद्योगिक क्रांति का, जो 4th लेसन का है, सिर्फ 2 मार्क्स का है। ये चैप्टर हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। 10th बोर्ड के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से देखें, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने परिचितों को इस वीडियो सेशन को शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।